नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज के मेहमान हमारे साथ एडवोकेट योगेंद्र कुमार यादव जी। योगेंद्र कुमार यादव जी समाजवादी पार्टी के सक्रिय सिपाही नहीं, बहुत अच्छे पदों पे भी रहे। अभी कुछ समय पहले जिला अध्यक्ष थे उधम सिंह नगर के। फिर ये किसान मोर्चे के साथ जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के महासचिव भी हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब जानते हैं योगेंद्र कुमार यादव जी से। यादव जी, सबसे पहले स्वागत है पब्लिक लाइव में। योगेंद्र कुमार यादव जी, पहला सवाल हमारा ये भी है, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर इतने साल सेवा देने के बाद में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जिलाध्यक्ष की, और आपने जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं आप। ऐसी क्या वजह होगी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, पहले मैं एक जिला रखा था और मैं तब भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी हूँ। अब मैं 22 जिलों का अध्यक्ष हूँ। 22 जिले मेरे पास हैं। 22 जिलों में प्रमुख महासचिव हूँ। भारतीय किसान यूनियन में राकेश टिकैत जी, बंजन सिंह मान जी के नेतृत्व में किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें ये प्लेटफार्म ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए हमने इसको चूज़ किया और हाईकमान इस बात से अवगत है, क्योंकि मैं आज भी समाजवादी पार्टी में ही पद मेरा भारतीय किसान। अच्छा योगेंद्र कुमार यादव जी, अगर किसानों की ही बात करें तो किसान जब भी कोई आंदोलन करता है, वो एमएसपी के ऊपर हो या फसलों को लेके हो या कच्ची फसल का मुआवजे को लेके हो, जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो बात तो सरकार से करनी पड़ती है। अगर हम सरकार से बात नहीं करेंगे तो हमें मुआवजा कौन देगा? शासन प्रशासन ही हमारी हेल्प करता है। लेकिन किसानों का संवाद सरकार के साथ क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो वो सरकार के विरुद्ध होती है, ना कि सरकार के सामने बात रखने की अपनी क्षमता के अनुकूल। नहीं, सरकार जब बात ही नहीं करना चाह रही किसानों से। लेकिन देखिए, सरकार ने कहा था, सरकार ने वादा किया था, जो सरकार मौजूदा देश में है उसने वादा किया था। इन्होंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए थे कि उसमें खाद का बीज जोड़ेंगे, पानी का बीज जोड़ेंगे, लागत जोड़ेंगे और उसके बाद दोगुना रेट देंगे आपको। किसान बस वही तो कह रहे हैं और आप सुनना नहीं चाह रहे हो। जब आप सुनना नहीं चाह रहे हो तो हमें मजबूरी है कि हम अपनी आवाज़ को, जब आप हमारी बात नहीं सुनोगे, हमें बुलाओगे नहीं, आमने सामने बैठाओगे नहीं, तो मजबूरन किसान को रोड पे आना पड़ेगा। ताकि रोड के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँच चुके। किसान हमेशा चाहते हैं सरकार से एक साझा कार्यक्रम के तहत एक शांतिपूर्वक वार्ता हो और उसका हल निकले। और हल क्या निकलना है? आपने जो वादा किए तो उस वादे को पूरे खरे उतरो, सीधी सी बात। लेकिन प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी जो सीएम है, वो तो हमेशा कहते हैं कि किसान आम लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, और यही बात कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना भी है कि जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, रहा सवाल पुष्कर सिंह धामी जी का, मुखिया हैं, क्या कहते हैं हमारे सूबे के। कितने बार भाजपुर का आंदोलन 6 महीने से ज़्यादा हो गया चलते हुए, कितने बार वहाँ इन्होंने देहरादून बुलाया, कितनी कमेटी इन्होंने गठित कर दी, सब कुछ किया, बात किया, दरवाजे खुले हैं। हल निराकरण क्या है भाई? निराकरण तो निकाल नहीं रहे हो। किसान जो है वहाँ आज बैठा हुआ है, इतने सालों से अन्नदाता, सालों होने जा रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, और आप जो है क्या कहते हैं उसको सुनने को राजी नहीं हो, कह रहे दरवाजे खुले हैं। क्या करने हैं दरवाजे? आपके हम क्या लंगर खाने आएंगे? लंगर खाने के लिए हमारे पास गुरुद्वारे हैं। रहा सवाल, दूसरी बात है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का। सौरभ बहुगुणा जी के जब पिताजी यहाँ पे माननीय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सिद्धार्थनगर सीट से विधायक थे, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था और बाकायदा उन्होंने कहा था कि आप लोग हमें, मेरी पेन में वोट की स्याही डालो, इससे मैं आप लोगों को मालिकाना हक दूंगा। आज तक वो भी पलट के नहीं गए, नहीं बात करते हैं। तो हम लोग जाते हैं, किसान जाते हैं, तमाम नौजवान जाते हैं, गरीब जाते हैं, बातें रखते हैं, सब उनके संज्ञान में। और सौभाग्य की बात यह है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, तो ये कि जो हमारे यहाँ तराई क्षेत्र में मालिकाना हक का मामला है, उस कमेटी के सदस्य थे सौरभ बहुगुणा जी, उस कमेटी के सदस्य थे। आज पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं और सौरभ बहुगुणा जी कैबिनेट मंत्री हैं, तो बड़ा आसान है ना कि कैबिनेट में एक छोटा सा प्रस्ताव ला दें। लेकिन योगेंद्र कुमार यादव जी, जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, विजय बहुगुणा जी, तो वर्ग 4 की जमीनों का उन्होंने समाधान किया हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जीरो ग्राउंड से हमने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि जो आज पक्की ज़मीनें हमारी हुई हैं, अगर उसके भूमिधरी का अधिकार हमें मिला है तो ये विजय बहुगुणा जी की देन है। और आज भी वो यही कहते हैं कि अगर हमारे साथ मिलके अगर कोई भी समस्या है, किसान उनके पास जाए, अपनी बात रखे, तो किसी भी समस्या का समाधान तो बातचीत से ही होगा ना? बिल्कुल होगा, समय समय पर किसान जाते रहे हैं। और देखिए, बहुगुणा जी ने, माननीय विजय बहुगुणा जी ने अगर वर्ग 4 को
को क्या कहते हैं बरगे कौमी दिया या मालिकाना हक दिया, तो लोग नाम ले रहे हैं ना। अगर अच्छा काम है तो उसका नाम लिया जा रहा है, हमने कब मना किया। तो इसलिए जो और मामले हैं इनको त्वरित तरीके से उसको निपटाना चाहिए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, सूबे के सेकंड नंबर के मंत्री हैं आप, और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं कटीमा से, उन जहाँ मालूम है उनको कि हजारों लाखों लोग ऐसी ज़मीनों पे बसे हैं जिनको मालिकाना हक की ज़रूरत है, तो उनको करना चाहिए, खुद करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम इनके भी नाम लेंगे। नहीं, योगेंद्र कुमार यादव जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सही काम करता है तो उसका लोग नाम भी लेते हैं। विजय बहुगुणा जी को आज लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने वर्ग 4 की ज़मीनों का समाधान किया। वैसे जो किसानों की मुख्य समस्याएं वो क्या है? अगर हम अपने उधम सिंह नगर की ही बात करें, क्योंकि हम यहाँ की पहले बात करेंगे जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में, मुख्य समस्याएं आखिर क्या है जिस वजह से किसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना? देखिए, मुख्य समस्याएं के रूप में पूरे देश की मुख्य समस्या किसानों के एमएसपी की है, तो खास तौर से इसे लागू कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारा मुआवजे का मामला है, यहाँ बाढ़ आपदा क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड में आपदा बहुत आती है, बेमौसमी बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, ओलावृष्टि होती है, किसानों की फसल का नाश हो जाता है। उसमें सरकार बहुत लेटा लतीफ़ी करती है या उसको लीपापोती कर देती है, उसका टाइम से मुआवजा मिले। और तीसरा क्या है कि हमारे तराई क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में ज़मीनों का सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है। लोग 60-60, 70-70 साल से चौथी पीढ़ी में लोग आ गए हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। और नया उत्तराखंड गठन हुआ तो सारे प्रदेश के लोगों को ये क्या कहते हैं उम्मीद थी। ये मामला कितने साल पुराना है? नहीं, तमाम कम से कम 60-70 साल पुराने मामले। तो 60-70 साल पुराने मामले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी कहना है कि 14 से हम केंद्र में हैं और 10 साल से हम पिछले उत्तराखंड के अंदर सरकार बना के सरकार चला रहे हैं, कि अगर 60-70 साल में कांग्रेस ने ये काम नहीं किए तो वो ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम इन चीज़ों का समस्या का समाधान करेंगे। मैं कितना वक्त लेंगे, देश तो बेच रहे हैं एक तरफ से, ये सेल इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दिया, बीएसएनएल इन्होंने बेच दिया, सबको तो बेचने पे नंबर लगे हैं, तो और क्या, जो बचा कुछ है वो भी बेचेंगे। इनको समझ, इनका मतलब ये है कि हमें और टाइम दो। भाई आप कहते हैं ना कि पालने में पैर, बच्चे के पैर का पालने में ही पता लग जाता है। आपने 10 साल में देश की सारी परियोजनाओं को बेचने में, खुर्द-बुर्द करने में लगे पड़े हो, तो आप किस मुंह से मांग रहे हो? हाँ, आप सकारात्मक काम करते, बेशक मालिकाना हक नहीं देते, उसमें कुछ कमेटी बना देते। 10 साल में आप एक कमेटी तक नहीं बना पाए, 10 साल में आप एक सर्वे तक नहीं करा पाए, 10 साल में आपने वादा करके झूठ बोला। तो तमाम मामले सुनिए, तमाम मामले ऐसे हैं कि जो इन्होंने कहा था उससे विपरीत करना है। तो इसलिए देश की जनता को अंदेशा है कि इनको अब टाइम नहीं देना चाहिए। योगेंद्र कुमार यादव जी, आप बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट भी हैं, लेकिन आप, जनता ही तो कहती है कि जो सरकारी काम है वो टाइम से नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है। आज आप देखो सरकारी स्कूलों में लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डाल रहे हैं। तो वही सरकार कह रही है कि अगर लोग प्राइवेट की तरफ ही ज़्यादा रुझान है तो हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। नहीं, इसका उदाहरण तो दिल्ली का आप देख लो ना, दिल्ली की शिक्षा नीति देखो, आज प्राइवेट से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। जब सरकार शिक्षा नीति बनाएगी, गरीबों के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली पे काम करेगी, तो गरीब उसकी तरफ बढ़ेगा। मध्यम वर्ग, आज 100 के बच्चे भी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। सरकार तो ये भी कहती है कि जो हम स्कूल बना रहे हैं वो मॉडल ही बना रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों में सारी सुविधाएं, फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। क्या रहे हैं, वो पढ़ा तो रहे नहीं रहे। आप मॉडल स्कूल बना रहे हो लेकिन अध्यापक दे नहीं रहे हो, और अध्यापक को दिन भर आप चावल आटा में लगा रखे हो। चावल आटे का हिसाब बनाए, कमीशन सरकार को कितना जाना है, अधिकारी को कितना कमीशन जाना है, गुरुजी को कितना कमीशन खाना है। तो जब बच्चों की शिक्षा चाहिए, अगर बच्चों की अच्छी शिक्षा आप देंगे तो सारा महकमा, सारा गरीब आदमी, सारा मध्यम वर्गीय आदमी या मतलब उच्च वर्गीय आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। क्योंकि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। पहले के जितने IAS, PCS, पहले के जो हमारे आज राजनेता लोग हैं, सब सरकारी स्कूल से पढ़े। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक सच ये भी तो है कि हम सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। तो ये पहल कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। इतना हमें भरोसा तो करना पड़ेगा ना कि जो सरकार काम कर रही है, जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी हैं, वो सरकारी अच्छी हैं। एक बार शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी ना। इसके लिए शुरुआत अगर सरकार कह रही है कि हम स्कूल अच्छा बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दें, तो उसके पीछे तो जनता जाएगी। भाई दिशा कौन देता है? जो आगे चलता है वो दिशा देता है समाज को, देश को। तो जो आगे कार है, मंत्री जी के बेटे पढ़ेंगे विदेश में,
प्रशासनिक अफसरों के बच्चे पढ़ेंगे दूसरे बड़े स्कूलों में, और आप कह रहे हो हम तो सुविधा दे रहे हैं, आप अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे हो, तो पहले आप पढ़ाओ ना, आप पढ़ाओ तो बाकी जनता पढ़ाएगी, स्वतः सही हो जाएगा। आपका कहना है कि जब एमपी विधायकों के बड़े बड़े वीआईपीओ के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो आम जनता का भी रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बिल्कुल होगा। जाएगा, नहीं रुझान नहीं जाएगा। जब इनके बच्चे पढ़ेंगे तो व्यवस्था अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी। व्यवस्था अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी। जब पढ़ाई अच्छी होगी तो सबके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। चलिए योगेंद्र यादव जी, कुछ 2024 के चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस से कितनी उम्मीदें, परिवर्तन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस बार नारा है अबकी बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हैट्रिक लगा के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह सपा बहुत सारे गठबंधनों के साथ में कांग्रेस पार्टी इंडिया महा अलायंस का जो उन्होंने घोषणा की है और बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा या अबकी बार 400? देखिए, परिवर्तन की बयार तो है। जब इंदिरा गांधी जी के शासन में परिवर्तन हो गया, और तमाम ऐसे उदाहरण रहे हैं देश में, बड़ी बड़ी सत्ताएं उखड़ के फाड़ी गई हैं, और आज जनता का रुझान त्रस्त है। जनता आज छुट्टा जानवरों ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया, रात रात भर लोगों के खेत में सोना पड़ रहा है। 1150 का सिलेंडर है, सॉरी क्षमा करिएगा, 350 का सिलेंडर इन्होंने 1100 को पहुँचा दिया। डीजल 60 पे सरकार मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, इसको उन्होंने 90 पे पहुँचा दिया। अगर दोबारा सरकार में आ जाए तो 125 में पहुँचा दें। रुपया हमारे देश में आज तक के इतिहास में सबसे नीचे गिर गया, जबकि ये डॉलर और रुपया को बराबर ला रहे थे। तो तमाम मामले, काला धन 4 गुना बढ़ गया। और देश में आज अभी जो एनसीईआरटी की रिपोर्ट आई है आज से कोई हफ्ते दिन पहले, उसमें 83% नौजवान भारत का बेरोजगार है। तो हालात जो हैं देश के, वो इसके खिलाफ हैं सरकार के। और बाकी रहा जो है भाग्य और जनता जनार्दन, वो तो जून में पता चलेगा कि जब जो है काउंटिंग होगी तब पता चलेगा सत्ता कौन 400 पार होता है, कौन सत्ता से बाहर होता है। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश से आपका बहुत गहरा नाता रहा है और आपको जिम्मेदारियां भी दी गई हैं समय समय पे। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में से इंडिया अलायंस को कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है और सपा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कहते हैं 11 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, और उसके अलावा 5 सीटों पे अन्य लोग हैं इंडिया अलायंस की। बाकी जो बची सीटें हैं उस पर सब पे समाजवादी पार्टी। कितनी सीटों की उम्मीद है? उम्मीद है कि वैसे तो इंडिया अलायंस 80 के 80 पे दावा कर रही है, जैसे 400 पार की बात कर रहे हैं वैसे इंडिया अलायंस करेगी। हम 80 के 80 जीतेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। इंडिया अलायंस के पक्ष में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, आज के मेहमान थे हमारे साथ योगेंद्र कुमार यादव जी। उन्होंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस के साथ में जो समझौता होकर सीटें लड़ रही हैं, तो उनका यही कहना है कि 80 की 80 सीटें, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि 75